ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सेशन थर्ड है। ओके, ये थर्ड सेशन है जहाँ पर कि आज हम सीखेंगे, जहाँ आज सीखेंगे कि जावा को हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, एक प्लेटफॉर्म क्यों कहते हैं और एक टेक्नोलॉजी क्यों कहते हैं। ओके, जावा सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म भी है, ये एक टेक्नोलॉजी भी है। तो इसके पीछे वजह क्या है, इसको ये सब कहने की क्या वजह है, इसे एक ब्रीफली अच्छे से हम इसको समझेंगे और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की ओर जाएंगे। ओके, सो जावा सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जावा का यूज़ करके हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, इसलिए हम जावा को जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी का यूज़ करके आप प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, पाइथन का यूज़ करके आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। बहुत सारे और भी लैंग्वेजेस हैं जिसका यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनका यूज़ करके हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। मगर जावा को सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना कह करके एक टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, एक प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। ओके, इसकी वजह क्या है? आप लोगों को जब पूछा जाता है कि आप किस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, आपको जब पूछा जाता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं, या मैं मैक ओएस पे काम करता हूं, या मैं लाइनक्स यूज़ करता हूं। सो आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, आप उसी को एक प्लेटफॉर्म के तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। आप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड का, तो आपका जो प्लेटफॉर्म है वो एंड्रॉयड है। अगर आप आईफोन्स यूज़ कर रहे हैं तो iOS आपका प्लेटफॉर्म है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जावा को भी एक प्लेटफॉर्म कहा जाता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म का जो डेफिनेशन होता है वो ये है कि ये किसी भी प्रकार का एक हार्डवेयर हो सकता है या एक सॉफ्टवेयर हो सकता है। ओके, ये किसी भी प्रकार का एक हार्डवेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर हो सकता है जो अपने अंदर दूसरे प्रोग्राम्स को रन करने का फैसिलिटी देता है। इस बात को ध्यान से समझिए। क्या होता है प्लेटफॉर्म? जहां पर दूसरे प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, जहां पे ये फैसिलिटी है कि अलग अलग एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट हो सकें, उसे हम एक प्लेटफॉर्म कहेंगे। आप अपने मोबाइल सिस्टम को एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां ढेर सारे अलग अलग एप्लीकेशंस रन करते हैं, राइट। आप अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर सिस्टम को, अगर आपने विंडोज इंस्टॉल कर रखा है तो बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आप वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे रन कर सकते हैं। आप वहां पे फोटोशॉप ऐड कर सकते हैं, आप वहां पे बहुत सारे रिकॉर्डिंग, अभी जैसे ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है OBS स्टूडियो में, उसका यूज कर रहा हूं। आप जो है इस तरीके के अलग अलग सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, आपको एक फैसिलिटी मिल रही है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ओके, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा जगह जहां पर कि आप बाकी सारे फंक्शन को अवेल कर सकते हैं। ओके, जैसे कि बहुत सारे कलाकार होते हैं देश में, बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज वगैरह हैं जहां उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है। सपोज जैसे DID एक कॉन्सेप्ट था, अभी चल रहा है कि नहीं मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, बट डांस इंडिया डांस नाम का एक बहुत सारा सीजन आया था उसका। वो एक प्लेटफॉर्म होता था जहां पे डांसर जा करके अपना टैलेंट शो करते थे, उन्हें रिकॉग्निशंस मिलती थी, राइट। अभी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें जो इंस्टाग्राम है और बहुत सारे अलग अलग ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स हैं जहां पर कि वो अपना क्रिएटिविटी शो कर रहे हैं, उन्हें वहां पर रिकॉग्निशन मिल रहा है, वहां पर अप्रिसिएशन मिल रहा है। ओके, सो वो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वहां पर वो कुछ इस्तेमाल कर पा रहे हैं, अपने टैलेंट को शो कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से जहां पर आप अपनी कुछ चीजों को एग्जीक्यूट कर पाते हो, जो प्लेटफॉर्म, जो जगह, जो फैसिलिटी आपको देता है, अपने आप में एक फैसिलिटी जहां पे आप बहुत सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज अ प्लेटफॉर्म। सो इट कैन बी ए हार्डवेयर, इट कैन बी ए सॉफ्टवेयर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, इसे कैरी करने के लिए, इसे रखने के लिए हार्डवेयर की भी जरूरत है, राइट। आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहां है, आप हाथ में उसे रख के नहीं देख सकते ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को। इट्स जस्ट कोड्स। ओके, ये बस कोड है, रिटर्न तरीके से प्रोग्रामिंग लिखा कि हम देखेंगे आगे जाकर के कि किस तरीके से हम उन सब चीजों को समझेंगे। बट अभी आप इतना समझिए कि कोड या प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर या ऐसी कोई भी चीज जो लॉजिकली प्रेजेंट है, उसे एग्जिस्ट करने के लिए, उसे इंस्टॉल करने के लिए हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ती है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने मोबाइल को कंसिडर कीजिए। आप अपने मोबाइल को जब टच कर रहे होते हैं, मान लीजिए आपने एक पिक्चर ली, एक फोटो लिया, उस फोटो को आपको जूम करना है, आप एक टच स्क्रीन मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो उस फोटो को जूम करने के लिए आप फोटो में जो है इस तरीके से स्क्वीज करते हैं या एक्सपेंड करते हैं अपनी उंगलियों को, वो जूम होता जाता है।
राइट। जूम इन जूम आउट का कॉन्सेप्ट वहां पे रहता है, बट एग्जैक्टली क्या वो फोटो जूम हो रहा है या क्या आप डायरेक्टली उस फोटो को टच कर पा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन में अपनी उंगलियों को एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसके वजह से कि अंदर में जो फाइल है, जो एक इमेज फाइल है, वो जूम हो रहा है। क्या आप डायरेक्टली उस फोटो को जूम कर रहे हैं या डायरेक्टली उस फोटो को टच कर रहे हैं? नहीं, दैट इज जस्ट अ लॉजिकल फाइल। वो एक रिप्रेजेंटेशन वे होता है, आपको दिखाया जा रहा है पिक्सेल्स के वे में, जाके समझेंगे आगे हम लोग फर्दर सेशंस में। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए भी हमें हार्डवेयर की जरूरत होती है, बिकॉज वी कांट टच सॉफ्टवेयर, वी कांट सी सॉफ्टवेयर, राइट। सॉफ्टवेयर को भी हम जो देख रहे हैं उसे एक प्रेजेंट करने का एक तरीका है, आइकॉन्स के जरिए हो गया या फिर फोटोज के जरिए हो गया या बटन्स के जरिए हो गया, हम उन्हें शो कर रहे हैं तब हमें नजर आ रहा है। तो एक तरीके से हम उन्हें देख तो सकते हैं बट डायरेक्टली हम उन्हें टच नहीं कर सकते। जैसे कि मेरा लैपटॉप जो है टच वाला लैपटॉप है, मैं इसमें टच करके चीजों को ऑपरेट कर सकता हूं, मैं माउस अलग से एक्स्ट्रा यूज करता हूं। अगर मुझे किसी फाइल को टच करना हो या मुझे मान लीजिए यहाँ पे आपको पढ़ाते वक्त जो मैं नोटपैड यूज कर रहा हूं यहाँ पे टाइप करना हो, तो मैं किसे एक्चुअल में किस चीज का यूज करके टाइप कर रहा हूं? क्या मैं कंप्यूटर के अंदर घुस करके टाइप कर रहा हूं? नहीं, मैं यूज कर रहा हूं कीबोर्ड का। कीबोर्ड देखिए बाहर मौजूद है, राइट। कीबोर्ड जो है वो बाहर में मौजूद है, और इस कीबोर्ड में मैं जब टाइप करता हूं तो वो कीबोर्ड का जो डेटा है अंदर जा रहा है। इट मींस आई एम इंटरेक्टिंग विद द हार्डवेयर, और इसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया कि हार्डवेयर में जो इंटरेक्ट कर रहा हूं वो जाकर के अंदर में सॉफ्टवेयर के साथ डील कर रहा है। ओके, सो हार्डवेयर मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, हार्डवेयर मुझे एक सुविधा दिया, एक फैसिलिटी दिया जहां पर कि मैं इंटरेक्ट कर पाऊं अपने सॉफ्टवेयर के साथ। सो जावा भी इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जावा सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अगर मैं कहूं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है बोलूं तो उसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, एक लाइन में आपको समझ में आ जाए कि इस लैंग्वेज का यूज करके हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, इसलिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आपको बहुत बड़े बड़े डेफिनेशंस मिल जाएंगे, आप इंटरनेट में जाइए ढूंढिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है जावा, तो बहुत लंबे लंबे डेफिनेशन मिलेंगे, लेकिन उसका मतलब सिर्फ एक चीज होगा, क्योंकि उसका लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को, जावा लैंग्वेज को यूज करके हम प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, इसलिए वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट्स इट। बट जावा एक प्लेटफॉर्म कैसा है, प्लेटफॉर्म कैसा बन गया, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। ओके, सो जावा एक प्लेटफॉर्म कैसे है, जावा एक टेक्नोलॉजी कैसे है, इतना जानने के बाद हम जो है जावा के प्रैक्टिकल में जाएंगे या बाकी सारी चीजों को देखेंगे। सो जावा इज नॉट जस्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म एंड अ टेक्नोलॉजी। ओके, सो प्लेटफॉर्म क्या होता है, जहां पर कि हम बाकी अलग अलग जो है एप्लीकेशंस को रन कर पाते हैं, उसे हम प्लेटफॉर्म कहेंगे। और प्लेटफॉर्म एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, एक हार्डवेयर भी हो सकता है। मेरे विंडोज 10 में अलग अलग सॉफ्टवेयर को मैं इंस्टॉल करके रख रहा हूं, मान लीजिए एमएस ऑफिस है, एडोबी फोटोशॉप है, प्रीमियर प्रो है, बहुत सारे अलग अलग थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं। तो मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या हो गया, एक प्लेटफॉर्म है। बट अगेन दिस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन सम हार्डवेयर, सो दोज हार्डवेयर आर प्लेटफॉर्म फॉर दिस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप जिसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जो आपको फैसिलिटी दे रहा है खुद को एग्जीक्यूट करने का, बाकी चीजों का एग्जीक्यूट करने का, वो आपके लिए प्लेटफॉर्म है। इट मींस अगर मैं फोटोशॉप का एप्लीकेशन यूज करता हूं, फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर यूज करता हूं, तो फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं इंस्टॉल कर रहा हूं फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर, लेकिन खुद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहां इंस्टॉल्ड है, मेरे कंप्यूटर के हार्डवेयर में, मेरे कंप्यूटर के हार्डवेयर में इंस्टॉल है। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्लेटफॉर्म है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बाकी सारे एप्लीकेशंस के लिए प्लेटफॉर्म है। सो कुछ इस तरीके से जावा भी एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जावा में भी हम बहुत सारी चीजों को इंस्टॉल करते हैं, जावा एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। फर्दर सेशन में हम देखेंगे। ओके, सो अभी देखते हैं कि जावा जो है किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म होता है। ओके, सो अगर इसे एक लाइन में लिखा जाए कि जावा क्या होता है, या जावा का हम डेफिनेशन लिखना चाहें, सो लिख सकते हैं कि जावा इज अ प्रोग्रामिंग, LANGUAGE, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ प्लेटफॉर्म
and a technology. ओके, सो जावा सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी भी है। किस तरीके से जावा जो है एक प्लेटफॉर्म है ये हम देखते हैं। ओके, सो इसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से अपने पेरेंट प्रोग्राम में जाते हैं और एक डायग्राम के जरिए से समझेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। ओके, सो इसको समझाने के लिए एक मैं कंपैरिजन लेकर के आता हूं जिससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब दो चीजों में कंपेयर होता है तो डिफरेंसेस हमें नजर आती हैं और वो डिफरेंस हमें एक्चुअल में उनकी जो है क्वालिटी बताता है। ओके, सो मान लीजिए एक सी लैंग्वेज है, बहुत से लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोग यूज किए होंगे, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं वो सी के बारे में अच्छा खासा जानते होंगे, और जो नॉन टेक्निकल हैं उनको यहां से सीखने को मिल जाएगा। घबराने वाली बात कुछ नहीं है। अभी मैं टेक्निकल फील्ड पे नहीं गया हूं या फिर टेक्निकल पार्ट पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको अभी जो है बेसिक चीजों को समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। ओके, सो ये जो एग्जांपल है इसको समझने के लिए जरूरी नहीं है आपको सी लैंग्वेज जानना, कोई भी एक नॉर्मल इंसान इसे समझ सकता है। ओके, सो सी लैंग्वेज में जब हम एक कोडिंग करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज मैं लिखा demo.c। ओके, demo.c नाम का मैं कोई एक फाइल बनाया जहां पर कि मैं एक कोई सा भी अपना नाम डिस्प्ले करने का प्रिंटफ वगैरह यूज करके सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट में लिखा। ओके, तो सी लैंग्वेज पे जो मैं लिख रहा हूं, जब हम कोडिंग करते हैं सी लैंग्वेज का, ओके, हैज इंक्लूड stdio.h, conio.h, फिर void main, ये सारी चीजें जो हम लोग लिखते हैं ये इंग्लिश जैसा लैंग्वेज है। नॉट एग्जैक्टली द इंग्लिश लैंग्वेज बट इट इज अ यूनिवर्सल कोड। ओके, यूनिकोड बोलते हैं जिसे, जो कि इंग्लिश जैसा ही लैंग्वेज होता है, जिसमें प्रोग्रामर के लिए काफी ज्यादा सुविधा हो जाता है चीजों को याद रखना और समझना। ओके, सो इसे हम कहते हैं यूनिकोड। क्या कहते हैं? यूनिकोड। ओके, यूनिकोड मतलब इंग्लिश जैसा लैंग्वेज, नॉट एग्जैक्टली इंग्लिश बट इंग्लिश जैसा लैंग्वेज। ओके, सो ये यूनिकोड जब हम लिख लिए, इसके बाद क्या होता है, सी के अंदर एक कंपाइलर होता है। सर क्या होता है? कंपाइलर होता है। तो सी में जब हम लोग सी लैंग्वेज में जब कोई एक प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या होता है कि सी लैंग्वेज का कंपाइलर उस कोड को बदल देता है। किसमें बदलता है? क्योंकि सी लैंग्वेज आप जब इंस्टॉल करते हैं, आप जब सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखते हैं, आपके विंडोज में रन करना चाहते हैं, तो यूनिकोड जो है वो विंडोज का समझ में नहीं आता। ओके, विंडोज का खुद का समझने का एक लैंग्वेज है। ओके, वो होता है, क्या होता है? किसी को कुछ गैस होगा, अगर कमेंट करके बताइएगा कि सर इसका जो कॉन्सेप्ट है हमें पता था, या सर ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, या सर ये जो है इसका ऐसे कुछ अपडेटेड आ चुका है। ऐसी चीजें आप इंटरैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, सो सी लैंग्वेज में जब हम लोग यूनिकोड में कुछ लिखते हैं तो उसी यूनिकोड को कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है सर? यहाँ पे सी लैंग्वेज का जो है कंपाइलर रहता है। ओके, सी लैंग्वेज का कंपाइलर कन्वर्ट करता है। अब देखते हैं कि कंपाइलर जब कन्वर्ट करता है तो वो किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर जब कन्वर्ट करता है तो वो क्या बन जाता है, वही डेमो जो था, ओके, वही demo.c जो था वो बन जाता है demo.exe। क्या बन जाता है? exe, एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो कि विंडोज को समझ में आता है। ओके, सो सी कंपाइलर क्या करता है, विंडोज के लिए समझने के लिए सी लैंग्वेज का कंपाइलर विंडोज समझने लायक एक लैंग्वेज में उसे बदल देता है जिसे विंडोज समझ सकता है, और उसके बाद विंडोज उसे रन करता है। ओके, विंडोज उसे अपना प्लेटफॉर्म में रन करता है और उसके बाद हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। उसके बाद हमें मिलता है आउटपुट, जो हम प्रोग्राम किए होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट मिलता है। ओके, सो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले demo.c हम लोग एक प्रोग्राम लिखे यूनिकोड में। ओके, आपको नहीं जानना है कि यूनिकोड क्या होता है, आपको कंपाइलर क्या है नहीं जानना है, आपको सी लैंग्वेज में अभी नहीं जाना है, ये बस एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं, और आपका जो मेन फोकस है इसमें नहीं होना चाहिए। इसके अगेंस्ट में मैं जो लिखूंगा जावा किस तरीके से काम कर रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि जावा को हम एक प्लेटफॉर्म क्यों कह रहे हैं। क्योंकि प्लेटफॉर्म का डेफिनेशन मैंने क्या कहा, ये एक सॉफ्टवेयर हो सकता है या हार्डवेयर हो सकता है जो कि अपने अंदर दूसरे चीजों को रन करने का या एग्जीक्यूट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करे। ओके, तो यहां पे क्या हुआ, जावा में ये क्या है, सी में जो है कंपाइलर हमारे सी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके किसमें बदल दिया, demo.exe फाइल को जो हम बोलते हैं ये होता है हमारा मशीन लैंग्वेज होता है, या यूं कहिए इसे आप एक लैंग्वेज की तरह समझ सकते हैं। ओके, .exe फाइल को हम लोग बोलेंगे ये होता है बीट कोड। ओके, बीट कोड जिसे कंप्यूटर समझता है। ओके, ये क्या होता है, बीट कोड होता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। और demo.c जो था यहां पे, ओके, ये होता है यूनिकोड जिसे यूजर समझ सकता है या फिर यूं कहिए प्रोग्रामर समझ सकता है। तो हमारे समझने की सुविधा के लिए हम एक अलग लैंग्वेज में लिखते हैं जो कि इंग्लिश जैसा लैंग्वेज होता है।
इंग्लिश के साथ सिमिलर होता है, ओके, यूनिवर्सल कोड होता है, वो यूनिकोड कहते हैं शॉर्ट में। उसी लैंग्वेज को जो हम यूज कर रहे हैं यूनिकोड, वो समझ में नहीं आता विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को, ना ही किसी और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो उनको फिर उस कोड को अपने लैंग्वेज में अपने समझने लायक बदलना पड़ता है ताकि वो उसे एग्जीक्यूट कर पाए और हमें प्रॉपर आउटपुट दे पाए। बात समझ में आ रही है? ये है कॉन्सेप्ट। हम एक लैंग्वेज में लिख रहे हैं, वो लैंग्वेज हमारे सिस्टम को समझ में नहीं आता, तो उसने उसे अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया और हमें आउटपुट दे दिया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। सो demo.exe में जब ये फाइल तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, तो क्या करता है, विंडोज आ जाता है बीच में। ओके, ये कौन बदला सर? यहां पे ये जो है कंपाइलर चेंज किया। कंपाइलर, सी लैंग्वेज में जो कंपाइलर इंस्टॉल्ड है, उस कंपाइलर ने बदल दिया demo.exe फाइल में और वो बन गया बिट कोड। ओके, यहां पे यूनिकोड था, यहां पे बिट कोड। अब विंडोज को वो समझ में आएगा क्योंकि विंडोज के समझने लायक बन गया है। तो विंडोज क्या करेगा, ठीक है अब मुझे समझ में आ गया, तो मैं आपको क्या दे सकता हूं, आउटपुट दे सकता हूं। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम एक लैंग्वेज में लिखे, वो लैंग्वेज हमारे सिस्टम को समझ में नहीं आती थी, उसने कंपाइलर का यूज करके जिस लैंग्वेज में हम लिखे थे, जिस एप्लीकेशन में, उसने अपने कंपाइलर को यूज किया, .exe फाइल जनरेट किया विंडोज के लिए, विंडोज उस बिट कोड को समझ सकता है, हमें आउटपुट मिल गया। दैट्स इट। ओके, अब देखते हैं ये जो है, ये सी लैंग्वेज कुछ इस तरीके से काम करता है। अब देखते हैं कि जावा किस तरीके से काम करता है। ओके, तो जावा में क्या डिफरेंसेस है, जावा को हम क्यों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म क्यों कह रहे हैं, यहां आपको समझ में आएगा। ओके, सो जावा में जब यही चीज होता है, हम जावा में जब एक प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज demo.java, ओके, यहां पे कैपिटल लेटर पे क्यों लिखा गया है, स्मॉल लेटर जैसे कि सी लैंग्वेज में ऐसा क्यों नहीं लिखा गया, इन सब चीजों को आपको पॉइंट वाइज मैं आगे जाकर के समझाऊंगा। अभी बस ये एग्जांपल को समझिए। ओके, आप ये डीप नॉलेज में अगर अभी जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, स्टार्टिंग के सेशन में आपको समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे ये सारे रूल्स रेगुलेशन क्यों ऐसे लिखा गया, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये भी क्या है सर, ये भी एक यूनिकोड ही है, क्योंकि हम जिस लैंग्वेज पे कोड करते हैं वो यूनिकोड होता है। ओके, हम जिस लैंग्वेज पे लिखे वो एक यूनिकोड लैंग्वेज हुआ। तो यहां पे क्या हुआ, यूनिकोड लैंग्वेज में, जावा में जब हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, जहां पर हमने यूनिकोड का यूज करके एक प्रोग्राम किए, तो जावा उसे डायरेक्टली हमें exe फाइल में नहीं देता फाइल। ओके, exe फाइल बना करके नहीं देता है। जावा का ये एक अलग खूबी है। आपको स्टार्टिंग में अभी लगेगा कि यार जावा में तो इतने सारे काम हो रहे हैं, ओके, जावा में इतने सारे अलग अलग चीजें हो रही हैं, तो जावा क्यों यूज करना, सी यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी मैं जो समझाने वाला हूं, और जावा एज कंपेयर टू सी के थोड़ा स्लो चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे। ओके, स्टेप वाइज हम लोग देखते हैं कि जावा का जो कंपाइलर होता है, जावा का जो कंपाइलर होता है, यहां पे सी कंपाइलर ने क्या किया, .exe फाइल में बदल के रख दिया और विंडोज को समझ में आ गया, तो हमको आउटपुट मिल गया। लेकिन जावा का जो कंपाइलर है सर, वो जावा कंपाइलर ना, वो exe फाइल में जनरेट करके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है सबमिट नहीं करता कि चलो मैं ये exe फाइल में बना दिया, अब यूज करो, ऐसा नहीं होता है। ये क्या करता है, जावा का जो कंपाइलर है वो यूनिकोड को बदल देता है demo.class फाइल में। क्या होता है, demo.class फाइल में। यहां पे क्या हो गया, .class फाइल जनरेट हुआ। ओके, तो इसे क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं बाइट कोड। क्या कहते हैं, बाइट कोड। अब ये बाइट कोड क्या होता है, ये एक ऐसा फाइल होता है जो कि जावा खुद समझ सकता है। जावा के अंदर एक और इंसान बैठा हुआ है जो कि इसे समझने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, उस इंसान का नाम क्या है, उस इंसान का नाम है JVM। ओके, उस इंसान का नाम है JVM। तो यहां पे अलग अलग JVM आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग JVM। जैसे कि यहां पे अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा विंडोज JVM। ओके, आपको देखने को मिलेगा विंडोज JVM। अगर आप काम कर रहे हैं लिनक्स पे, ओके, तो आपको देखना पड़ेगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स JVM होगा। अगर आप सोलारिस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं बस एग्जांपल के लिए आपको दे दे रहा हूं। ओके, आपको इन सबको जानने की जरूरत नहीं है। सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, तो यहां पे सोलारिस का JVM होगा। इसमें मैं आपको अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो ध्यान से इसको समझिए, क्योंकि ये जो है बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के बाद आप जावा में दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके काम कर पाएंगे। अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है, मान लीजिए यूएस, आप यूएस से बैठ के कोड करेंगे और इंडिया को आप वो डिप्लॉय कर देंगे, तो इंडिया उसको रन कर सकता है। उसके पीछे जो वजह है ये है। ओके, सो ये मैं बस लिखते जा रहा हूं, जब आपको समझाऊंगा डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो जावा जो है
इस तरीके से जावा का जो कंपाइलर है वो उसे कन्वर्ट कर देता है डॉट क्लास फाइल में। ओके, डॉट क्लास फाइल जब जनरेट हो जाता है तो वो डॉट क्लास फाइल उसी कंप्यूटर सिस्टम के जेवीएम को समझ में आता है। ओके, जेवीएम क्या है देखेंगे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसको कंप्लीट लिख लेते हैं। और जेवीएम जब बन जाता है तो जेवीएम में क्लास हो जाने के बाद इसके बाद विंडोज, ओके, विंडोज का जो जेवीएम है वो विंडोज को समझ में आ जाएगा, विंडोज को समझ में आ जाएगा। लिनक्स का जो जेवीएम है वो किसे समझ में आएगा, लिनक्स को समझ में आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे सोलारिस जो है, सोलारिस का जो है सोलारिस को समझ में आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब हमें क्या दे देंगे, आउटपुट दे देंगे फिर। ओके, क्या देंगे, आउटपुट देंगे। यहां पे भी हमें आउटपुट मिलेगा और यहां पे भी मिलेगा और यहां पे भी हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, किस तरीके से ये काम कर रहा है अब देखते हैं। जावा में जब हम एक फाइल लिखे, एक प्रोग्राम किए डॉट जावा फाइल का, अब समझिए ये तो बस मैं लिखा था, अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो जावा का जो फाइल होता है यूनिकोड में हम लिखे उसे अपने समझने वाले लैंग्वेज में, इंग्लिश जैसे लैंग्वेज में। तो यहां पे क्या हो रहा था सर, सी लैंग्वेज अपने कंपाइलर, जो सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो इसे .exe फाइल में कन्वर्ट करता था और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडओवर कर देता था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमें आउटपुट दे देता था क्योंकि उसे वो बीट कोड समझ में आता था। बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कंपाइलर उसे बीट कोड में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। यहां पे कंपाइलर क्या कर रहा है, उसे डॉट क्लास फाइल जनरेट कर रहा है। डॉट क्लास फाइल जो है एक बाइट कोड होता है, एक ऐसा बाइट कोड होता है जो कि दूसरे सिस्टम्स को समझ में नहीं आता। ओके, जो कि दूसरे सिस्टम्स को समझ में नहीं आता, उसे समझने के लिए क्या चाहिए होता है, उसे समझने के लिए जावा का ही मशीन चाहिए होता है, जिसे कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन्स। ओके, जावा वर्चुअल मशीन जिसे कहते हैं JVM, शॉर्ट में कहते हैं JVM। ये करने की जरूरत क्या है सर, क्यों इतना किया जा रहा है, डायरेक्टली क्यों .exe फाइल हम जनरेट करके नहीं दे रहे हैं जैसे बाकी सब कर रहे हैं, राइट। सो जब JVM जब बन जाता है, JVM में जब कॉन्सेप्ट आ जाता है, JVM उसे कन्वर्ट कर देता है विंडोज के समझने लायक, लिनक्स के समझने लायक और सोलारिस के समझने लायक। ये अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, अभी करूंगा, घबराइए मत, ये क्या चीजें हैं और कैसे ये सब काम कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, तो अब समझते हैं। देखिए, जावा का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने में, ये जो हायरार्की है इसको देखने में आपको लग रहा होगा जावा तो कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू सी लैंग्वेज, क्योंकि यहां पे आपको अलग अलग लेवल के चीजें देखने को मिल रही। वहां पे सिंपल था, कंपाइलर कन्वर्ट किया, विंडोज को मिला, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमें आउटपुट दे दिया। तो जावा में इतनी सारी चीजें क्यों की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है क्योंकि जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी उसे किसी और प्लेटफॉर्म में भी जाकर के उसे रन कर सकते हैं। इट मींस हम यहां पर जो सी लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप सी लैंग्वेज को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखे हैं तो आप उसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही यूज कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक प्रोग्राम बनाया, आप पूरा एक एप्लीकेशन बना चुके हैं। आप इंडिया में हैं, इंडिया में रह करके आप एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन जो है बनाए सी लैंग्वेज में। अब आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट जो यूएस में है वो उस सॉफ्टवेयर को यूज करे, बट अनफॉर्चुनेटली वो यूज कर रहा है मैक ओएस। ओके, सो आपके जो क्लाइंट है वो यूज कर रहे हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने उसे बनाया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब आप यहां पर जो अपना सोर्स कोड है या जो आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल है, आप उन्हें भेजेंगे, जो जनरेट यहां पे कंपाइलर जो .exe फाइल जनरेट कर रहा है उसे जब आप भेजेंगे अपने क्लाइंट को, तो वहां पर जब वो अपने मशीन में उसे रन करना चाहेंगे तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज ने क्या किया, उस कोड को कंपाइल कर दिया .exe फाइल में। exe फाइल मतलब क्या हो गया सर, एग्जीक्यूटेबल फाइल हो गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक फाइल बनाई है, बट उसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम समझे और उसे एग्जीक्यूट करें। यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपने बनाया ही जिस चीज के लिए वही उसे समझेगा, बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने खुद के समझने की जो है अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। सो ये होता है प्रॉब्लम सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज दिखने में आपको सिंपल लग रहा है, बट उसे आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए हैं, आप उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसे यूज कर पाएंगे। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप अपने क्लाइंट को नहीं कह सकते कि आपको मेरा सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कीजिए।
फेसबुक में देखिए, फेसबुक का एप्लीकेशन जो है हर किसी के लिए है। आप मैक ओएस यूज करो, आप मतलब iOS यूज करो, या फिर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कीजिए, आप एंड्रॉइड यूज कीजिए, आप सैम्बियन में थे तब भी था, हर तरीके के एप्लीकेशन के लिए वो प्रोवाइड करेगा। अगर आप किसी कंपनी का ओनर हैं, आप या किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, और आप कहते हैं कि आपको मेरा सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको मेरे कहे गए ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना पड़ेगा। क्लाइंट आपके पास कभी नहीं आएगा सर, कभी भी नहीं आएगा। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं मार्केट में अवेलेबल, जहां पर कि क्लाइंट के मुताबिक चीजों को डिजाइन किया जाता है। क्लाइंट आपके हिसाब से कभी नहीं चलेगा। यू हैव टू मैनेज एंड एडजस्ट विद द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स एंड उनका जो डिजायर्स होता है, उन सब चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। दे आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विथ यू। वो आपको पे कर रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, आप उसी चीजों को डिजाइन करके दे रहे हो, तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ऐसा डिजाइन करो कि वो जब चाहे जहां चाहे उस फाइल को यूज कर पाए। उनको समझ में नहीं आएगा सर कि आपने कौन सा कंपाइलर यूज किया, कौन सा इंटरप्रेटर यूज किया, वो सारी चीजों के पीछे वो नहीं पड़ेंगे। उनको सिर्फ ये जानना है कि आप उनके लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो वो जहां चाहे यूज कर पाए, और वो जो सुविधा होता है वो देता है आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और क्यों देता है सर? क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है। कैसे प्लेटफॉर्म है अब जानते हैं। ओके, कैसे प्लेटफॉर्म है अब देखते हैं। यहां पर यूनिकोड जो है ये कन्वर्ट हो गया बाइट कोड में, और बाइट कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है विंडोज में, इसलिए हमें मिल जाता है आउटपुट। यहां पर क्या होता है सर? यूनिकोड कंपाइल होकर के बदल जाता है बाइट कोड में। यहां पे बिट कोड में होता है, यहां पे बाइट कोड में बदल जाता है। बाइट कोड किसी को भी समझ में नहीं आता, बाइट कोड किसी को भी समझ में नहीं आता। यहां पर जो बीट कोड जनरेट हुआ, .exe फाइल जनरेट हुआ, इसे हम ले जाकर के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में जाकर के रन कर सकते हैं। बट यहां पर जो बाइट कोड यूज किया गया है, इसे आप लेकर के कहीं एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अगर वहां पे क्या नहीं है, JVM नहीं है, जावा वर्चुअल मशीन नहीं है। अब ये सिस्टम को समझते हैं कि ये कैसे ऐसे काम कर रहा है। आप .exe फाइल को ले गए, आप एक नॉर्मल इंसान है, आप एक प्रोग्रामर नहीं है, आप .exe फाइल को कॉपी करके लिए जो कि विंडोज में बनाया गया था, और आप लिनक्स में उसे लगा रहे हैं, सोलारिस में लगा रहे हैं, मैक ओएस में लगा रहे हैं, और देख रहे हैं सर काम नहीं कर रहा है। फिर आप क्या करोगे? आप ब्लेम करोगे सी लैंग्वेज वालों को, सी कंपनी को आप ब्लेम करोगे, बोलोगे यार उनका कैसा सॉफ्टवेयर है, काम ही नहीं करता है। राइट, ये होता है। जिन लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, वो इस तरीके की बातें करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, नहीं चल रहा है। बट जावा नहीं चाहता कि वो जो लांछन है उस पे लगे, वो जो बदनामी है उस पे आए। ओके, इसलिए जावा क्या करता है, वो ऐसा कोई exe फाइल जनरेट ही नहीं करता, ऐसा कोई बिट कोड जनरेट ही नहीं करता जिसे आप कॉपी करके कहीं ले जाओ। क्योंकि अगर यहां पे बिट कोड जनरेट होता, आप ध्यान दीजिए, यहां पे बिट कोड जनरेट हुआ है, राइट, यहां पे आपको नजर आ रहा है बिट कोड जावा में? बिल्कुल नहीं, यहां पे सिर्फ आपको बाइट कोड नजर आ रहा है सर। आप अगर कॉपी करना चाहते हो तो बाइट कोड को कॉपी कीजिए, क्योंकि बाइट कोड, अगर आप बाइट कोड को कॉपी करोगे तो आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर के रन करना चाहोगे, वहां पे ऑटोमेटिकली उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का JVM मौजूद होगा। कौन मौजूद होगा? JVM मौजूद होगा। और ये JVM का काम क्या है सर? जावा का जो .class फाइल है, उसे उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने लायक एक फाइल जनरेट करके देना। अगेन, वो फाइल जनरेट करके तो देगा, मगर उस फाइल को आपके लिए वो कुछ इस तरीके से जनरेट करता है, वो फाइल ऐसे सेव होता है कि आप उसे कॉपी नहीं कर सकते। इट मींस जब आप एक .java फाइल बनाते हैं, स्टैटिक से हम देखते हैं, ओके, जब आप एक .java फाइल जनरेट करते हैं, इस स्टेप में आते हैं, यहां पे आपने एक .java फाइल जनरेट किया। ओके, फर्स्ट स्टेप क्लियर। जैसे ही आपने जावा फाइल में एक प्रोग्राम लिखा है, आपका कंपाइलर क्या किया जावा का, उसे .class फाइल में बदल दिया। अब .class फाइल को आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक JVM होता है, जावा वर्चुअल मशीन। जब आप JDK इंस्टॉल करते हैं, जावा डेवलपमेंट किट, तो JVM उसके साथ आता है और वो वहां पे इंस्टॉल होता है। तो ये JVM का काम क्या होता है? आपके .class फाइल को बदल देता है आपके विंडोज या फिर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप कर रहे हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने लायक वाले बीट कोड में जनरेट करता है।
बट ये सिर्फ उस कोड को जनरेट करता है, वो फाइल जनरेट करके सेव नहीं करता। जिस तरीके की यहां पे .exe फाइल जनरेट होकर के सेव है, इसे आप कॉपी कर सकते हैं, पेनड्राइव में ले जाकर के किसी दूसरे सिस्टम में चला सकते हैं। बट यहां पर आप सेम वैसा चीज कॉपी करके दूसरी जगह ले जाना सिर्फ और सिर्फ .class फाइल को कर सकते हैं। ओके, बीट कोड फाइल को नहीं कर सकते, क्योंकि बीट कोड फाइल क्या होता है, जब .class फाइल कन्वर्ट हो जाता है बीट कोड फाइल में JVM के जरिए, तो वो टेम्परेरी स्टोर होता है आपके रैम में, और जैसे ही विंडोज उसका आउटपुट दिखा देता है, अगेन वो जो बीट कोड फाइल जो था वो डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, वैनिश हो जाता है, ताकि आप उसे कॉपी ना कर पाए और ले जाकर के किसी और दूसरे सिस्टम में ना चला पाए। ओके, तो एक बार और समझते हैं कॉन्सेप्ट को, देखिए ऐसा क्यों किया जाता है। ओके, इतने बड़े बड़े प्रोग्रामर्स बैठे हैं उस लेवल पे, वो लोग बेवकूफ नहीं है जो ऐसा टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करें, ऐसे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें जो कि आपको कॉपी करने का मौका नहीं देता, आपको जो है 2-3 बार उसे कन्वर्ट करना पड़ रहा है। ओके, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि यहां पर एक मौका होता है आपके पास। ओके, यहां पर आपके पास एक मौका होता है कि आप .exe फाइल को कॉपी करके ले जा करके दूसरे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करने की कोशिश करो, और वहां पे आप फेल हो जाओ, आपको लगे कि आपका प्रोग्राम ठीक से बना नहीं है, काम नहीं कर रहा, आप अगर एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। मगर जावा में क्या होता है, जावा में आप कॉपी करोगे तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को कॉपी कर सकते हो, .class फाइल को ही कॉपी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, .class फाइल को ही आप कॉपी कर सकते हो। .class फाइल को आप कॉपी करोगे तो क्या होगा सर, जहां भी .class फाइल होगा वहां पे अगर JVM इंस्टॉल्ड है तो वो .class फाइल को ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हो। इट मींस अगर आप विंडोज में काम कर रहे हो तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने लायक वो बिट कोड जनरेट करके विंडोज के रैम में सेव करके रख देगा टेम्पररी। ओके, अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं तो इसी बाइट कोड को, ओके, इसी बाइट कोड को, कोई दूसरा नहीं बल्कि यही बाइट कोड अगर आप लिनक्स में काम कर रहे हैं तो लिनक्स का जो JVM होगा इसी बाइट कोड को कन्वर्ट करके क्या कर देगा, लिनक्स के समझने लायक बिट कोड में जनरेट करके रख देगा लिनक्स के रैम में, ताकि आपको जो है आउटपुट मिल पाए। ओके, आपको आउटपुट मिल पाए। तो इस तरीके से जावा काम करता है। जावा क्या कर रहा है, यहां पर आपके जो सी लैंग्वेज में यहां पर विंडोज में आपके फाइल जो है लॉन्च हो रहे थे या विंडोज में एग्जीक्यूट हो रहे थे, राइट। कहां एग्जीक्यूट हो रहा था, विंडोज में एग्जीक्यूट हो रहा था, तो इसलिए विंडोज जो है आपका एक प्लेटफॉर्म हो गया। यहां पर आपके फाइल कहां पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, JVM में। कहां एग्जीक्यूट हो रहे हैं, JVM में। तो JVM एक प्लेटफॉर्म है, क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि .class फाइल आकर के कन्वर्ट होकर के एग्जीक्यूट हो रहा है और विंडोज उसको आउटपुट दे रहा है। ओके, यहां पर फुल्ली वो कन्वर्ट होकर आउटपुट नहीं देता है, JVM बीट कोड जनरेट करता है मगर वो बीट कोड फाइल प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे यहां पर आपको .exe फाइल देखने को मिलेगा, यहां पर आपको .class क्लास फाइल देखने को मिलेगा, लेकिन आपको .exe फाइल या किसी और तरीके का बीट कोड फाइल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो बीट कोड फाइल जनरेट हो भी गया तो आप उसे कॉपी करके सोचेंगे कि हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला लेंगे। बट यहां पे ध्यान दीजिए, सोचने वाली बात यह है कि विंडोज में आपने जो बनाया है, विंडोज में एक बीट कोड फाइल अगर जनरेट हो भी गया और आप चाहते हैं कि वो लिनक्स में यूज किया जाए, तो क्या वो चलेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि वो विंडोज के JVM ने बनाया है और विंडोज के समझने लायक बनाया है। वो इस तरीके से नहीं बनाया है कि वो जो फाइल है वो जाकर के लिनक्स में चले। अगर आपको लिनक्स में चलाना है तो बस एक ही, अगर आपको लिनक्स में चलाना है किसी भी जावा फाइल को तो आप कॉपी कर लीजिए .class फाइल को, उसे जाकर के आप एग्जीक्यूट कीजिए, वो कहीं भी चलेगा। आप एक बार बस बनाइए .class फाइल। ओके, आप .class फाइल बस एक बार बनाइए, सिर्फ एक बार, आपको बस एक बार बनाना होता है .class फाइल। आप जावा का फाइल बनाए, जावा को कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद .class फाइल हो गया। अब आप इसे किसी को भी दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए। ओके, आप विंडोज को देना चाहते हैं विंडोज को दीजिए, आप अगर देना चाहते हैं इसे लिनक्स को, आप लिनक्स को दीजिए, आप देना चाहते हैं इसको सोलारिस को दीजिए, आप देना चाहते हैं मैक ओएस को, आप मैक ओएस को दीजिए। आप किसी को भी देंगे तो वहां पे JVM बैठा हुआ है उस चीज को कन्वर्ट करने के लिए उनके समझने वाले लैंग्वेज में। ओके, और उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाएगा। इसलिए राइट वंस रन एनीवेयर, वोरा, WORA, वोरा नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है जावा का। ओके, जावा का जो कॉन्सेप्ट है वो है वोरा कॉन्सेप्ट, वोरा कॉन्सेप्ट। ओके, क्या होता है, WORA, वोरा। वोरा मतलब क्या होता है, यहां पे RIGST, राइट वंस रन
रन एनीवेयर। ओके, राइट वंस रन एनीवेयर, ये कॉन्सेप्ट होता है जावा का। ये इसे अपने स्लोगन के तरीके से भी यूज करते हैं कि राइट वंस रन एनीवेयर। आप विंडोज में लिखो, आप विंडोज का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर बनाओ या प्रोग्रामिंग करो, आप लिनक्स का यूज करो, किसी भी चीजों का आप यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार प्रोग्रामिंग लिखने के बाद डॉट क्लास फाइल जहां डिस्ट्रीब्यूट करोगे वहां पे काम करेगा। लेकिन क्या वो फैसिलिटी यहां पे मौजूद है सर? नहीं। क्या वो फैसिलिटी यहां पे मौजूद है? नहीं। यहां पे पर्टिकुलरली आपका जो कंपाइलर है एक फाइल जनरेट कर रहा है जो कि उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आ रहा है, लेकिन यहां पे जो है डॉट क्लास फाइल जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको किसी भी जगह पे उसको रन करने का फैसिलिटी प्रोवाइड हो रहा है। तो जावा जो है ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप वहां पे किसी भी तरीके का डॉट क्लास फाइल जो है आप उसे किसी भी प्लेटफॉर्म में जाकर के रन कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए यहां पे कितनी बार कंपाइल हो रहा है, चीजें कितनी बार ट्रांसलेट हो रही हैं। ओके, चीजें कितनी बार ट्रांसलेट हो रही है? यहां पर एक बार ही ट्रांसलेट हो रहा है। कंपाइलर से ट्रांसलेट होकर के .exe फाइल जनरेट हुआ और वही exe फाइल को जो है आउटपुट बना के विंडोज हमको दिया। यहां सिर्फ एक बार कंपाइल हो रहा है। यहां पर कितनी बार कंपाइल हो रहा है सर? .java फाइल कंपाइल हो रहा है कंपाइलर के जरिए डॉट क्लास फाइल में। वही डॉट क्लास फाइल को JVM, अपने अंदर एक और इंसान है उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर। जावा के अंदर जावा JVM, जावा वर्चुअल मशीन जो है उसके अंदर इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर ने उस डॉट क्लास फाइल को फिर से बीट कोड में कन्वर्ट किया। ओके, ये इसके अंदर का लॉजिक है JVM के अंदर। ओके, ये दोनों स्टेप के बीच में क्या काम हो रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं। ये जो दो स्टेप्स हैं इसके बीच में क्या काम हो रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं। विंडोज JVM में क्या हो गया? इंटरप्रेटर मौजूद है। वही इंटरप्रेटर आपका जो डॉट क्लास फाइल था उसे एक बीट कोड में जनरेट किया, फाइल जनरेट नहीं किया, कोड जनरेट किया और उस कोड को सेव करके रखा रैम में, और वही रैम से यूज करके विंडोज आपको जो है आउटपुट दे रहा है। तो यहां पे कितने टाइम कंपाइल हो रहा है? सी लैंग्वेज में बस एक बार कंपाइल हुआ, कंपाइलर ने .exe फाइल जनरेट किया और वही exe फाइल जो है हमें आउटपुट के तरीके से मिला। बट यहां पर क्या हो रहा है? कंपाइलर ने एक बार कंपाइलर ने जो है जावा कोड को एक बार डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट किया, डॉट क्लास फाइल एक बार बीट कोड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वो विंडोज को समझ में आया, तब विंडोज ने हमें आउटपुट दिया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, यहां पे क्या हो रहा है? जावा फाइल कन्वर्ट हो रहा है क्लास फाइल में, क्लास फाइल कन्वर्ट हो रहा है बीट कोड में, बीट कोड से हमें आउटपुट मिल रहा है। यहां पे दो बार कंपाइल हो रहा है, यहां पे एक बार कंपाइल हो रहा है। ओके, सो आप जनरली इसका आंसर दे सकते हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि सी लैंग्वेज फास्ट होगा एग्जीक्यूट होने में, सी लैंग्वेज जो है फास्ट होगा या फिर जावा लैंग्वेज फास्ट होगा? ओके, ऑब्वियसली सी लैंग्वेज ही फास्ट होगा। ओके, उसका स्पीड ज्यादा है क्योंकि वहां बस एक बार ट्रांसलेट हो रही है चीजें और यहां पर दो बार ट्रांसलेट हो रहा है। राइट, वहां पे कंपाइलर से डायरेक्ट एग्जीक्यूट होकर के जो है विंडोज के पास आ जा रहा है, यहां पे कंपाइलर से जा रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है डॉट क्लास फाइल में, डॉट क्लास फाइल से JVM के पास जा रहा है, JVM से इंटरप्रेटर के पास जा रहा है, इंटरप्रेटर से बीट कोड फाइल जनरेट हो रहा है, बीट कोड फाइल जाकर के रैम में रह रहा है, रैम से फिर लेकर के आ रहा है विंडोज और विंडोज आपको दे रहा है आउटपुट। तो ये काफी लेट होगा, राइट? लेकिन ये जो लेट होता है सर ये फ्रैक्शन में होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ओके, एक सेकेंड का 1000वां हिस्सा का एक जो होता है ना वो फर्क आपको देखने को मिलेगा। इट मींस आप अपने आंखों को ब्लिंक करने से पहले आपको आउटपुट मिल जाता है। सो वी कैन नॉट एक्चुअली आइडेंटिफाई द डिफरेंस। वो मशीन का जो होता है मिली सेकेंड्स में अगर आप जाकर के देखें तो फर्क आपको नजर आएगा छोटे छोटे प्रोग्राम्स में, सी और जावा का। ओके, हम उसे नहीं कर सकते, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि दोनों में क्या कितना अंतर है। ओके, क्योंकि ये इसमें 2-3 बार जो हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है इसलिए ये लेट हो रहा है, ये हमारा जो कॉन्सेप्चुअल दिमाग है ये कहता है। बट वो इतना लेट नहीं हो रहा है कि हम उसे पकड़ पाए। ओके, आप सी फाइल को और जावा फाइल को दोनों को जब रन करेंगे दोनों का आउटपुट आपको सेम टाइम में ही मिल जाएगा, मगर आप डिटेल्स में जाकर के जब देखेंगे तो जावा जो होता है उससे थोड़ा सा लेट लिया होगा, टाइम जो है ज्यादा कंज्यूम किया होगा, बट उसके बदले वो आपको जो फैसिलिटी देता है वो कहीं और आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि यहां पर आप अपने लैपटॉप में, मैं जैसे यहां पे कोई कोड करता हूं, ओके, और वही डॉट क्लास फाइल अगर मैं आपको, जैसे सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होता है आपको मटेरियल का, वहां पे मैं वो कोड प्रोवाइड कर देता हूं और आप अपने घर में बैठ करके मेरा ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं और आप मैक ओएस यूज करते हैं, तो आपको जो है पूरा का प्रोग्रामिंग शुरू से अपने मैक ओएस में करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे सर? आप मेरा डॉट क्लास फाइल को अपने मैक ओएस में एग्जीक्यूट करेंगे और आपके वहां अगर JVM इंस्टॉल्ड है तो वो पूरी तरीके से आपको आउटपुट दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
लेकिन अगर मैं यहां से आपको .exe फाइल भेजूं जो कि सी ने जनरेट किया है तो आप उसे रन नहीं कर सकते अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सो ये होता है प्रॉब्लम। इसलिए जावा को एक प्लेटफॉर्म कहा जाता है जहां पर कि वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है अलग अलग जगह पे जाकर के इंस्टॉल होने का। ओके, सो दिस इज व्हाई जावा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। 1990 से आकर के 95 से आकर के अभी तक जावा चल रहा है। सी आया था 72 में, जावा आया था 95 में, और ये दोनों ही मार्केट में चल रही है। मैंने जो लास्ट वीडियोस हैं, लास्ट सेशन है, उसमें डिस्कस किया है। जिन्होंने फंडामेंटल स्किप किया है या जिन्होंने फंडामेंटल मिस कर दिया है वो जाकर के पहले वीडियोस देखिए। ये थर्ड सेशन है, 3 नंबर सेशन है जावा का। HTML का एक सेशन खत्म हो चुका है। ओके, सो ये पूरा का पूरा कोर्स किस तरीके से आपको लेना है, आपको स्टार्टिंग से देखना है सारी चीजें। मैं सेशन 1 में जो डिस्कस किया हूं वो पूरे कोर्स के बारे में बताया हूं। सेशन 2 में जो डिस्कस किया हूं वो जावा के हिस्ट्री के बारे, वर्जन के बारे में बताया हूं। ये थर्ड सेशन है जिसमें जावा का जो है हम लोग अंदर घुस रहे हैं, जहां पर कि जेवीएम के बारे हम जान रहे हैं, कंपाइलर के बारे जान रहे हैं, इंटरप्रेटर के बारे जान रहे हैं, प्लेटफॉर्म इसे क्यों कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, ये सीख रहे हैं। और इसके साथ एक और सेशन चल रहा है वो है HTML का, जहां पर हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग वेबसाइट वगैरह डिजाइन करेंगे, यूजर इंटरफेस किस तरीके से बनाएंगे, यूजर एक्सपीरियंस की ओर भी जाएंगे। यूजर एक्सपीरियंस आपको सीखने के लिए, जो यूएक्स होता है उसे जानने के लिए आपको बूटस्ट्रैप, एंगुलर, रिएक्ट जेएस, इन सब चीजों का नॉलेज होना जरूरी है, जो कि हाई लेवल में है। तो एक बार हमारा यूआई खत्म हो जाता है, हम एंगुलर सीख लेते हैं, बूटस्ट्रैप का यूज कर लेते हैं, उसके बाद रिएक्ट जेएस की ओर भी मैं आपको ले जाऊंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा। ओके, सो साथ ही साथ आज आपको डेटाबेस के भी जो है वीडियोस मिल जाएंगे। सो अलग अलग प्लेलिस्ट में बना के यूट्यूब में डाल दूंगा। आप डेटाबेस का जो होता है वहां जाकर के ओरेकल के वीडियोस देख सकते हैं। आप एट द सेम टाइम HTML की चीजें सीख सकते हैं। एट द सेम टाइम आप ये जो फुल स्टैक जावा का जो कोर जावा चल रहा है, ये कोर जावा में आ रहा है, ये कोर जावा का आप मॉड्यूल्स ले सकते हैं। तो दिन में कम से कम 3 वीडियोस देखिए, ये मैं आपको हमेशा सजेस्ट कर रहा हूं। एक कोर जावा का, एक HTML का और एक डेटाबेस का। ये तीनों का नॉलेज आपको पैरेलली अगर चलते रहेगा तो अगले 1.5 से 2 महीने या ज्यादा से ज्यादा 65 डेज 70 डेज के अंदर आपका जो है पहला कॉन्सेप्ट कोर जावा का कंप्लीट हो चुका होगा। आपका HTML या UI टेक्नोलॉजी के जो बेसिक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके होंगे और डेटाबेस का नॉलेज भी आपको आ चुका होगा। उसके बाद हम लोग एडवांस जावा पे जाएंगे, एडवांस लेवल पे जाएंगे। वहां पे हम लोग सर्वलेट, JSP, ओके, JDBC और आगे जाकर के स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, इन सब चीजों को देखेंगे। सो इस तरीके से अगर आप सीखोगे तो ही आपके लिए ये फायदेमंद होगा, वरना फिर इतना कुछ करने का कोई मतलब नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ओके, सो इस तरीके से समझिए। ओके, एनीवे, सो टॉपिक में आते हैं। यहां पे क्या हुआ, आपने समझ गया कि किस तरीके से डेमो फाइल .java फाइल जो था ये यूनिकोड में था, उसे बाइट कोड में कन्वर्ट किया गया कंपाइलर ने, और उसी .बाइट कोड को जेवीएम के अंदर जो इंटरप्रेटर है उसने कन्वर्ट किया विंडोज के समझने वाले लैंग्वेज में, मगर वो एक फाइल जनरेट नहीं किया ताकि हम उसे कॉपी करके दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्राई ना करें और निराश ना हो जाएं। ओके, मगर यहां पे डेमो.c जो था, जावा जो सी लैंग्वेज में जो हमने कोड किया था, वो यूनिकोड को बिट कोड में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है, और वो बिट कोड जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो विंडोज पे डिपेंड कर रहा है, विंडोज पे चलेगा। लेकिन जावा फाइल जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो कहीं पर भी चल सकता है। ओके, देखिए इंटरव्यू में आपको एक सवाल पूछा जाएगा, अगर आप फ्रेशर के तौर पे जाते हैं, एक्सपीरियंस लेवल में नहीं पूछा जाता, बट फ्रेशर पे अगर आप जा रहे हैं, और कभी कभी एक्सपीरियंस लोगों को ये पूछ लिया जाता है कि उसके पीछे का आर्किटेक्चर क्या है, क्यों काम नहीं करता। जैसे कि अगर आप फ्रेशर हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, आप जाकर के इंटरव्यू में बैठे, आपको ये सवाल किया जाएगा फ्रेशर को कि जावा का जो जेवीएम है, ओके, जो जावा वर्चुअल मशीन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ओके, उसके अंदर क्या क्या है, और डॉट क्लास फाइल को कौन कन्वर्ट कर रहा है, कैसे कन्वर्ट कर रहा है, ये बेसिक क्वेश्चन जो है फंडामेंटल ये पूछे जाएंगे। अगर आप एक्सपीरियंस लेवल में है तो आपको पूछा जाएगा कि जेवीएम का आर्किटेक्चर आप डिस्क्राइब करो। तो एक बेसिक सा हिंट मैं आपको दे दूं, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, ओके, जैसे कि जावा कैसे काम करता है, क्या है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस लेवल में अप्लाई कर रहे हैं, आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको उसके पीछे का आर्किटेक्चर डिजाइन करो बोलेंगे, आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करो बोलेंगे।
इट मीन्स आपको एक वेबसाइट बनाने को अगर बोला गया, अगर आप फ्रेशर हो तो एक वेबसाइट बना के दिखाओ या एक वेब पेज बना के दिखाओ जिसमें ऐसे ऐसे हो, ये बटन हो, ऐसे फंक्शन करे, ये सारी चीजें बोली जाएंगी। मगर आप अगर एक्सपीरियंस शो करते हैं तो आपको पूछा जाएगा कि ये जो इस तरीके से आपने वेबसाइट बनाया है या ये चीजें जो फंक्शन है ये काम क्या करे, इसके पीछे का आर्किटेक्चर बताइए। ओके, सो ये डिफरेंस होता है। ओके, तो जो एक्सपीरियंस लेवल में देख रहे हैं उनके लिए भी ये ट्यूटोरियल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फ्रेशर लेवल पे, क्योंकि हम एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे पूरे के पूरे रूट लेवल से। एक बेसिक रूट लेवल से हम स्टार्ट करके एक्सट्रीम लेवल तक जितना मैं आपको समझा पाऊं कोशिश करूंगा उतना आपको पढ़ाने की। ओके, तो जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, ओके, मुझे पर्सनली भी कुछ मैसेजेस आए थे कि सर हम लोग इंडस्ट्री में हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, फिर भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो स्टार्टिंग के सेशन है, यहाँ बेसिक चीजें हैं, और जो लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो ये शुरू से लेकर के आखिर तक जो एंड टू एंड कंप्लीट सेशन होता है वो होने वाला है। तो ध्यान से पढ़िए और एक टाइम टेबल बनाइए दिन में 3 सेशन करने के लिए। ओके, सो इस तरीके से जो है जावा काम कर रहा है। विंडोज के अंदर जो है जेवीएम वर्चुअल मशीन जो है इंस्टॉल है, उसके अंदर इंटरप्रीटर है। इंटरप्रीटर जो है विंडोज के समझने लायक फाइल जनरेट कर रहा है, फिर हमें आउटपुट मिल रहा है। ओके, सो आई थिंक इससे ज्यादा इस चीज को अगर मैं समझाने लगा तो फिर आप लोग मतलब इतनी ज्यादा जरूरत आप लोगों को नहीं होगी समझने की। ओके, ये आप अच्छे से समझ सकते हो, ये इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, और मैंने काफी समय इसमें बिताया, काफी देर तक मैंने इसे समझा और इसी टॉपिक को लेकर के ही शायद अभी तक या 45 मिनट्स हो गए। एनीवे, सो समझना ज्यादा जरूरी है, हम धीरे धीरे जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी, क्योंकि इसे मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं। आप फर्दर सेशन में इन सब चीजों का जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम जब प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो वी विल ओनली फोकस ऑन द प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग्स, वी आर नॉट गोइंग टू सी बैक दिस थिंग्स। आपको अभी ये सब चीजें क्लियर करनी है, तो थियरी पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर वो पॉइंट वाइज समझाया जाए, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया जाए। ओके, सो ये जो आपको मटेरियल है ये मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिलता है, हर वीडियो में होता है, हर बार मैं इसे कितना एक्सप्लेन करूं आप लोग जाकर के चेक करके ले सकते हैं। ओके, सो इसलिए हम लोग बोलते हैं जावा को एक वर्चुअल मशीन। ओके, आई मीन प्लेटफॉर्म कहते हैं, क्योंकि वहां पे एक जावा का वर्चुअल मशीन होता है जो कि हमें प्रोवाइड करता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म में रन करने का सुविधा देता है। ओके, सो हम यहाँ पे अभी जानते हैं कि प्लेटफॉर्म हमें क्यों कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे तो हमें पता ही है कि हम इस पर प्रोग्रामिंग करते हैं, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। और प्लेटफॉर्म किस लिए कहा जाता है ये मैंने आज समझाया आपको। टेक्नोलॉजी किस लिए कहा जाता है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ओके, सो इतना था आज का। अभी कंपाइलर का कॉन्सेप्ट जब ऐड हुआ है तो मैं कंपाइलर के बारे में थोड़ा बता दूं। यहां पे कंपाइलर यूज हो रहा है, यहां पे कंपाइलर यूज हो रहा है, तो ये कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज कंपाइलर? कंपाइलर क्या होता है सर? ये एक ट्रांसलेटर होता है। ओके, ये एक ट्रांसलेटर होता है जो सोर्स कोड को बीट कोड में कन्वर्ट करे। ओके, इट इज अ ट्रांसलेटर that converts the Unicode into बीट कोड। ओके, कई जगह पे ये यूनिकोड से बीट कोड कन्वर्ट नहीं करता, तो हम इसे सी कंपाइलर भी कह सकते हैं। ओके, सी कंपाइलर इट इज अ ट्रांसलेटर, या फिर आप इसे इस तरीके से भी लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा, जितना सिंपल होगा हम समझने की कोशिश करते हैं। सी कंपाइलर, ओके, सी कंपाइलर कन्वर्ट्स द यूनिकोड इनटू बीट कोड, एक ही लाइन में हो जाएगा इसलिए मैंने चेंज कर दिया। वेयर एज जावा कंपाइलर, कन्वर्ट्स द यूनिकोड इनटू बाइट कोड। और ये बाइट कोड क्या होता है सर? डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है ना, ये होता है बाइट कोड। ओके, सो सी कंपाइलर क्या कर रहा है? सी कंपाइलर कन्वर्ट्स द यूनिकोड इनटू बीट कोड। बीट कोड में डायरेक्टली होता है जो .exe फाइल होता है, राइट? इसे भी हम लिख देते हैं आपके रेफरेंस के लिए, समझ में आ जाएगा आप जब ये नोट देखेंगे। ये क्या होता है? .exe फाइल होता है। ओके, वेयर एज जावा कंपाइलर कन्वर्ट्स द यूनिकोड इनटू बाइट कोड जो कि डॉट क्लास फाइल होता है। ओके, सी कंपाइलर क्या होता है, या फिर कंपाइलर की बात करें तो क्या होता है? कंपाइलर्स, ओके, ओके,
कंपाइलर्स, ये बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है इस कीबोर्ड में, कंपाइलर्स कन्वर्ट्स द एंटायर कोड, कंपाइलर कन्वर्ट्स द एंटायर कोड एट ए टाइम। ओके, एक ही बार में कंपाइलर जो है सारा का सारा कोड कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे सी में कंपाइलर जो है कन्वर्ट किया .exe फाइल में, तो .c फाइल में जो जो चीजें थी सारा का सारा एक साथ वो बीट कोड में कन्वर्ट कर दिया। मगर यहाँ पर क्या होता है, ये कंपाइलर इसे कन्वर्ट कर दिया .class फाइल में, मगर .class फाइल में जब बीट कोड में कन्वर्ट हुआ तो किसने कन्वर्ट किया था, इंटरप्रीटर ने कन्वर्ट किया था। तो इंटरप्रीटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ओके, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे एक इंटरप्रीटर है जो हम जानते हैं। सो इंटरप्रीटर converts the entire code, converts the code, entire code नहीं, converts the code line by line। ओके, converts the code line by line, इसलिए इसमें जो है टाइम लग जाता है। That's why it is slower than the compiler, आप ये लिख सकते हैं। ओके ओके, इस तरीके से काम कर रहा है कंपाइलर और इंटरप्रीटर का जो है ये कॉन्सेप्ट आया। ओके, ठीक है। और यहां पे जो होता है, whereas जावा कंपाइलर कन्वर्ट्स दी यूनिकोड इनटू बाइट कोड। इसके बाद एक लाइन और ऐड कर देते हैं, एंड जावा जेवीएम, ओके, जावा जेवीएम या फिर एंड जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन जिसे कि हम JVM कह रहे हैं, ये क्या करता है, कन्वर्ट्स दी .class फाइल इनटू बीट कोड। ये .class फाइल जो है ये क्या है, बाइट कोड है। एंड जावा वर्चुअल मशीन कन्वर्ट्स दी बाइट कोड, यहां पे लिख देते हैं बाइट कोड। ओके, क्या होता है यहां पे बाइट कोड जो कि .class फाइल है, ओके, .class फाइल है, उसे वो बीट कोड में कन्वर्ट करता है। सो सी कंपाइलर कन्वर्ट्स द यूनिकोड इनटू बीट कोड, जिसे हम .exe फाइल के नाम से जानते हैं। whereas जावा कंपाइलर कन्वर्ट्स द यूनिकोड इनटू बाइट कोड, जिसे हम .class फाइल के नाम से जानते हैं। बट बाइट कोड को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ पाता, इसलिए जावा वर्चुअल मशीन जो कि JVM है, कन्वर्ट्स द बाइट कोड इनटू .class फाइल। ओके, कन्वर्ट्स द बाइट कोड, ओके, बाइट कोड .class फाइल जो है इनटू बीट कोड, जिसे कि हमारा अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। इसलिए 2 बार कन्वर्ट होता है यहां पर। ओके, जावा में 2 बार कन्वर्ट हो रहा है और सी लैंग्वेज में जो है 1 बार कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए सी लैंग्वेज थोड़ा सा फास्ट जरूर है, मगर हम उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे नहीं चला सकते, इसलिए यहां पे एक लैंग्वेज और एक लाइन आप इसलिए और ऐड कर सकते हैं। सो सी लैंग्वेज इज अ प्लेटफॉर्म dependent, but Java language is a platform independent। ओके, बट अगेन उसके साथ एक चीज और यहां पे ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि सी लैंग्वेज जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। आप इजीली आंसर दे देंगे कि नहीं सर ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, अगर जहां बनाया गया है वहीं पे काम आएगा, आपने दे दिया। अगेन वो सवाल किया कि जावा लैंग्वेज, मैं ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, जावा लैंग्वेज जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। आप वहां भी आराम से जो है आंसर दे देंगे, बोलेंगे कि नहीं सर ये तो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। आप कहीं भी लिखिए, कहीं भी रन कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका जो स्लोगन है वही कहता है वोरा, ओके, राइट वंस, हाँ राइट वंस, राइट मैंने RIGST यहां लिख दिया है। ओके ओके ओके, सॉरी। ओके, ये राइट वाला राइट है, वो राइट नहीं है।
राइट वंस एंड रन एनीवेयर, ये इनका स्लोगन है। ओके, राइट वंस रन एनीवेयर। तो आप एक बार लिखेंगे और आप उसे कहीं भी रन कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें होते रहती है, क्योंकि दिमाग जो होता है, कंसंट्रेशन जो होता है समझाने में होता है, इन सब चीजों में ज्यादा जाता नहीं है। ये कहीं अगर किसी फाइल में कोई मिस्टेक रह भी जाता है तो उसे आप अपने कॉमन सेंस को यूज करके करेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ी मिस्टेक होगी तो मुझे कमेंट करके या मेल करके बता दीजिए, मैं उसे चेंज कर दूंगा। ओके ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, इंटरव्यू में आपको एक सवाल किया जाता है इंटरव्यू में कि क्या सवाल किया जाता है, आप जो आप जो फाइल लिखते हैं जावा में, क्या वो इंडिपेंडेंट है? तो आप कहेंगे हाँ, वो डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन आपको जो सवाल किया जाएगा, ट्रिकी क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा कि जेवीएम इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। ओके, इसको आप ध्यान से समझिए कि जेवीएम इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है कि जेवीएम डिपेंडेंट है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेटफॉर्म वेयर यू हैव इंस्टॉल द जेडीके। जेवीएम अगर विंडोज में इंस्टॉल हुआ है तो विंडोज जेवीएम इंस्टॉल होगा। ओके, आपका जावा अगर विंडोज में इंस्टॉल हुआ है तो विंडोज का जेवीएम इंस्टॉल होगा। अगर आपका जावा जो है लिनक्स में इंस्टॉल हुआ है तो वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होगा। और लिनक्स जेवीएम जो फाइल प्रोड्यूस करेगा वो सिर्फ लिनक्स ही समझ सकता है। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। जेवीएम को समझने का सबका जो मेन पार्ट जो है वो यही है। आप जब जेवीएम इंस्टॉल करते हैं, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपने जेवीएम इंस्टॉल किया है वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फाइल प्रोड्यूस करेगा। इट मींस यहां विंडोज के लिए जो फाइल जनरेट हुआ है जेवीएम के थ्रू, उस फाइल को आप लेकर के लिनक्स में नहीं चला सकते। आप डॉट क्लास फाइल को कहीं भी ले जाइए, और एक्चुअल में जो जावा फाइल है वो क्या है? डॉट क्लास फाइल है। आपने डॉट जावा फाइल में जब प्रोग्राम लिखा, अपने इंग्लिश लैंग्वेज के यूज करके आपने लिखा, यूनिवर्सल कोड में लिखा, बट उसी कोड को डॉट क्लास फाइल में जावा का कंपाइलर कन्वर्ट कर दिया। अब उस डॉट क्लास फाइल को आप लेकर के कहीं भी यूज करेंगे तो वो चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट वो डॉट क्लास फाइल जनरेट होने के बाद, उसे रन करने के बाद जो बीट कोड जनरेट हो रहा है, वो बीट कोड उसी पर्टिकुलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनता है। उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, चाहे वो विंडोज हो, सोलारिस हो, मैक हो, लिनक्स हो, जिसमें वो चेंज हुआ है, जिसमें वो कन्वर्ट किया गया है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का वो जेवीएम है, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो उसे प्रोड्यूस करता है। इसलिए जेवीएम जो है वो डिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मगर जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा के द्वारा बनाया गया फाइल, डॉट क्लास फाइल, आप कहीं भी रन कर सकते हो, मगर एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जेवीएम यूज हुआ है उसके द्वारा बनाए हुआ फाइल को आप सिर्फ जेवीएम में ही बना पाओगे या यूज कर पाओगे, या लिनक्स में जो जेवीएम है उसका प्रोड्यूस किया गया फाइल सिर्फ लिनक्स में ही काम आएगा। इट मींस जावा का जो मेन सोर्स कोड होता है आप उसे कहीं भी ले जाकर के रन कर सकते हैं, बट उसके अंदर जो जेवीएम है उसने अगर एक फाइल प्रोड्यूस किया है तो वो सिर्फ पर्टिकुलर उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होगा। विंडोज के लिए है तो विंडोज के लिए होगा, लिनक्स के लिए तो लिनक्स के लिए होगा। ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, ट्रिकी क्वेश्चन होता है। क्या है कि नाम जावा सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है जावा इज इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। बट जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बट जावा का जो एक और उसका सब पार्ट है, जेडीके का जो एक पार्ट है, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, ओके, जेडीके और जेवीएम ये एक दूसरे के पार्ट हैं या एक दूसरे से लिंक करते हैं, एक दूसरे के अंदर रहते हैं या अलग रहते हैं, ये फर्दर सेशन में हम देखेंगे। अभी ये समझते हैं कि जावा का एक पार्ट है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, जो कि जावा के फाइल को एग्जीक्यूट करता है, जावा के डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करता है, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो कभी भी ये मत कहिएगा कि जावा वर्चुअल मशीन जो है इंडिपेंडेंट है। जावा वर्चुअल मशीन डिपेंडेंट है, मगर जावा का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इंडिपेंडेंट है। ओके, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, उसे याद रखिए, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, ये मैं आप लोगों को दे दूंगा। और यहाँ पे बाकी सारी चीजें हमने कवर कर ली। क्या सीखा आज हमने कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्लेटफॉर्म में एक टेक्नोलॉजी है। सी कंपाइलर कन्वर्ट करता है यूनिकोड को बिट कोड में, जिसे .exe फाइल करते हैं, जहां की जावा कंपाइलर जो है कन्वर्ट कर रहा है यूनिकोड को बाइट कोड में, जिसे हम डॉट क्लास फाइल कहते हैं। साथ ही साथ जावा का जो वर्चुअल मशीन है उस डॉट क्लास फाइल को वो कन्वर्ट कर रहा है एक बिट कोड में, जो कि
सेव होता है रैम में, टेम्पररी सेव होता है, जिसे हम कॉपी नहीं कर सकते और किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चला सकते। ओके, यही वजह है कि वो वहां पे फाइल प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अगर फाइल प्रोड्यूस हुआ, यहां पे अगर कोई फाइल प्रोड्यूस होता है इस पॉइंट पे, तो आप उसे ले जा करके दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाने की कोशिश करेंगे और वो नहीं चलेगा। इसलिए जावा का जो टेक्नोलॉजी है, जावा पीपल दे हैव नॉट प्रोवाइडेड सच काइंड ऑफ फैसिलिटी वेयर यू कैन कॉपी द कोड प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरप्रेटर, सो यू कैन नॉट ब्लेम एनीथिंग। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जावा को क्यों हम लोग कहते हैं एक टेक्नोलॉजी कहते हैं। अभी हम सीखे प्लेटफॉर्म किस लिए कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए कहते हैं, टेक्नोलॉजी किस लिए कहते हैं, और साथ ही साथ हम लोग कोर जावा में और आगे जाते रहेंगे। ओके, सो कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। ये सारे मटेरियल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां मिल जाएंगे। ओके, अच्छे से पढ़िए, ध्यान देकर के पढ़िए। ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।